नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा और हम हाजिर हो चुके हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख राजनीतिक खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। विश्लेषण के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रणव चौधरी जी और कमलेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में सबसे बड़े नेता भगवान राम हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी सीता माता की भी एंट्री हो चुकी है और अमित शाह ने जोर शोर से उनकी बातें उठाई है, वो भी बिहार की राजनीति को लेकर। सीता काफ़ी गरमाई हुई हैं कि उनकी मंदिर बनने वाली है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी खबर है कि क्या नीतीश कुमार कुछ नया प्लान कर रहे हैं, इस तरह की अफवाह काफ़ी फैली हुई है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयान दिया है कि हम इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम बाहर से समर्थन करेंगे। नतीजा से पहले, चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं और उससे पहले इस तरह के बयान क्या मायने रखते हैं, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत सीता से करते हैं कि सीता की मंदिर की बात हो रही है, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई। कमलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मुझे लगता है कि आज 16 मई सीता नवमी भी है आज, और पुराणों के अनुसार या जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार आज सुबह में सीता नवमी शुरू होती ही हुई है और कल सुबह तक वो सीता नवमी का त्यौहार है। और आप जैसा जानती हैं और हम सारे बिहार के लोग जानते हैं कि सीता नवमी का त्यौहार महिलाओं के बीच बहुत पवित्रता के साथ और आस्था के साथ मनाया जाता है। और पूरे बिहार की महिलाएं ये मानती हैं कि सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन बहुत सफल होता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की इस आस्था को और इस जो भावना है उसको कैश करने के लिए कह सकते हैं आप, या मतलब चुनाव में एक मुद्दा बनाने के लिए मुझे लगता है अमित शाह जी ने अभी जानकी माता का मुद्दा उठाया है। और अगर उत्तर प्रदेश में भगवान राम मसला बन सकते हैं तो बिहार में माता सीता क्यों नहीं मसला बन सकती हैं? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के मतलब आराध्य हैं भगवान राम, तो बिहार में हम लोग गर्व करते हैं और ये कहते हैं कि माता जानकी हमारी यहाँ की हैं। और बल्कि कई बार तो उत्तर प्रदेश के लोग जब मिलते हैं हम बिहारियों के साथ तो हंसी मजाक का रिश्ता भी करते हैं कि आप तो भगवान राम के ससुराल के लोग हैं। तो ठीक है, ये मुझे लगता है कि जो सीता नवमी का त्यौहार है उसको देखते हुए ही अमित शाह ने इसका मसला उठाया है। और मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों ने उनको समझाया होगा कि सीतामढ़ी में वो बोल रहे हैं, सीतामढ़ी और मधुबनी में जो मिथिला का इलाका है, तो मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों ने वो कहा होगा कि सीता नवमी के मौके पर ऐसी बात कहना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है वोटों मतदान के लिहाज से। तो मुझे लगता है यही कारण है कि अमित शाह ने भी ये मसला उठाया है। जी, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जानकी, जो मिथिलांचल में जानकी कहते हैं, और ये भी देखिए कि मिथिलांचल में पहले सीता का नाम लिया जाता है, उसके बाद राम का नाम लिया जाता है। सियावर राम कहते हैं, सीतावर राम कहते हैं, जानकी रघुवर कहते हैं। तो आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई? मैं कमलेश जी से मैं ये सवाल पूछ चुकी हूँ, मैं आपसे भी वही पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लग रहा है कि बीच चुनाव में माता सीता का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले राम की परिकल्पना बिना सीता के नहीं हो सकती है, और ये हम लोग बिहार के खास करके मिथिला के क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं वो सीताराम बोलते हैं। अभी ना ये श्री राम का चला जबकि, लेकिन याद होगा आपको जिस समय उसकी स्थापना हो रही थी, उनका शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में मंदिर का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वहाँ पर सियावर रामचंद्र की जय बोला पहली बार, और बोला कि उनके बिना इसकी कल्पना नहीं हो सकती है। और हम लोग उसमें 3 बार बोला और सियावर रामचंद्र की जय सियावर। तो सीता को उन्होंने इस्टेब्लिश किया वहीं पर, क्योंकि अब तक ये है कि जय श्री राम बोलते हैं हम लोग, जनरली सब लोग बोलता है जितना ये है, लेकिन यहाँ आए और इसके चर्चा की। इसका पॉलिटिकल रीज़न है और कोई रीज़न नहीं, ध्रुवीकरण का मामला है यहाँ, और इमोशनल मामला है, क्योंकि सीतामढ़ी से गया था इस बहुत सारा सामान, यहाँ से ससुराल से जो सामान जाता है अयोध्या, तो पूरा ट्रक भर के पूरा लोग गए थे। और यहीं से लोग, ये कामेश्वर चौपाल थे जो कि यहाँ से शिला पूजन हुआ था, तो यहीं से वो गए थे यहाँ के। लेकिन एक बात ये भी है कि मिथिलांचल के लोग
राम जी से नाराज भी रहते हैं राम जी क्योंकि से उन्होंने नाराज- सीता जी को वनवास भेजा था। ये तो आप एकेडमिक बात बोल रहे हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स है। आज चुनाव हो रहा है तो उसमें हम क्यों लेंगे सीता? आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी नहीं पता। ऑलरेडी नीतीश कुमार ने इसके डेवलपमेंट का प्लान चेकआउट कर चुका है। और आपको याद होगा कि इसके पहले सुनील कुमार पिंटू हुआ करते, जो सिटिंग एमपी हैं, जो भाजपा के एमपी थे, जदयू में चले गए थे क्योंकि उनको भाजपा से टिकट नहीं मिला तो जदयू ज्वाइन करके नीतीश कुमार के साथ वो लड़े थे वहाँ, और वहाँ एमपी है, अभी सिटिंग एमपी हैं, जिसको टिकट नहीं मिला इस बार टिकट उनको सीतामढ़ी से नहीं मिला है। उन्होंने घोषणा कर चुके हैं पहले कि सबसे बड़ा भव्य मंदिर सीता का बनेगा वहीं पर सीतामढ़ी में, पुनौरा में। इसके बीच में नीतीश कुमार एक बार गए थे सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में जाकर के उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट किया था कि कैसे इसका डेवलपमेंट होगा, और वहाँ बैठ कर के अधिकारियों के साथ मीटिंग किया था। और अभी जो जदयू को मिला है टिकट, वो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, एक ब्राह्मण को प्रोजेक्ट किया गया है जदयू में, खास करके वहाँ, जबकि जनरली ब्राह्मण वहाँ से नहीं जीतता है, वहाँ से जीतते हैं अर्जुन राय थे। अर्जुन राय का था पहले से, और अभी पिंटू भी बैकवर्ड थे। ब्राह्मण को प्रोजेक्ट किया है नीतीश कुमार ने, अभी विधान परिषद के वो हैं, चेयरमैन हैं, वो वहाँ से जदयू के टिकट से लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी ये प्लान बन चुका है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, भव्य मंदिर बनाया जाए, सीता की मूर्ति बहुत बड़ी वहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप गए होंगे, देखे होंगे, सीतामढ़ी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है इस पूरे जानकी का। तो जानकी सर्किट जैसे बनना है, उसी सर्किट के तहत बात। लेकिन अभी जो बोला इन्होंने, एक तो बताया कमलेश ने कि सीता नवमी है, जिसके कारण उनको कहा गया होगा कि भाई मौजूदा स्थिति में आपको बोलना चाहिए, बोलना ज़रूरी है। दूसरी बात कि महिलाओं को लेकर के भी एक होता है कि पूजा होती है, वहाँ काफ़ी लोग जुड़ते हैं, तो एक इमोशनल तो है ही। दूसरी बात ये भी है ना कि उसको कहने की ज़रूरत पड़ी कि आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं भाई कि सीता की है, जिसको राम के बाद अब सीता की बात है। एक तो राम मंदिर एक चैप्टर क्लोज हो गया, अब तो हो गया राम का जो होना, अब सीता का बारी है। इसके पहले 2 बार हो चुका है, काशी भी हो चुका है, मथुरा भी अब होना है। बिल्कुल, ऑलरेडी उज्जैन हो गया, महाकाल भी हो गया है, बनारस भी हो गया है, अब नेक्स्ट एजेंडा मथुरा में है। इधर बिहार में भी आपको लेना है, बॉर्डरिंग एरिया है, सीतामढ़ी बॉर्डरिंग एरिया नेपाल का, वो जनकपुर धाम जाते हैं यहाँ से लोग। एक परिक्रमा होती है जिसको कि मध्यम परिक्रमा करते हैं, लघु परिक्रमा करते हैं, तो लोग यहाँ से चलते हैं सीतामढ़ी से, और वो पैदल जाने का रास्ता है, बृहद परिक्रमा, 3 परिक्रमा होती है, और वहाँ वो जाते हैं, सब सामान वहाँ लेके जाते हैं, 4 दिन में 5 दिन में पहुँचते हैं जनकपुर। और जनकपुर में एक बहुत भव्य मंदिर है, वहाँ पूजा करके फिर लौटते हैं। तो वहाँ के पूजा के लिए यहाँ से कनेक्ट बना हुआ है, जिसके कारण रेलवे लाइन का भी व्यवस्था हुआ, रेलवे ये भी, और प्लस हाईवे का भी प्लान है कि हाईवे बनेगा। और ये भी था कि दिल्ली से इसकी डायरेक्ट अयोध्या को जोड़ते हुए जनकपुर धाम के सीतामढ़ी का ट्रेन। तो बेसिकली ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, नेपाल और इंडिया का, उसमें बिहार है, इसीलिए। हाँ, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि माता सीता का जिक्र हर चुनाव में होता है, उनके मंदिर को लेकर उनके नाम पर हर बार राजनीति होती है, लेकिन जितने बड़े नेता भगवान राम बने, सीता उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बना और भगवान राम की प्रतिमा जब वहाँ स्थापित हुई, तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था, उस दिन एक आवाज़ उठी थी बिहार से। हालांकि वो आवाज़ बहुत उस तरह से प्रमुखता नहीं पा सकी। आवाज़ ये उठी थी कि भगवान राम अकेले कैसे मंदिर में विराजेंगे, तो उनके साथ माता सीता का भी होना ज़रूरी है। और ये कई मतलब न सिर्फ बिहार से उठी थी, बल्कि कई साधु संतों ने भी ये बात कही थी। तो मुझे याद है कि उस समय कहा गया था, अयोध्या में जो लोग आयोजक थे उनका कहना था कि चूँकि ये भगवान राम की बाल प्रतिमा है, इसलिए वहाँ माता सीता की प्रतिमा नहीं रखी जा रही है। लेकिन उसी से मुझे लगता है कि योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम अयोध्या से सीतामढ़ी तक एक सर्किट बनाएंगे ताकि अयोध्या भगवान राम और सीता का एक जुड़ाव हम दिखा सकें। तो मुझे लगता है कि ये बात भी दिमाग में होगी कि ये बात बिहार से उठी थी। हाँ, क्योंकि ये बात बिहार से उठी, और ख़ासकर जब हम चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे लोगों से, तो एक ब्राह्मण की बस्ती में जब मैं गई थी, तो वहाँ पर ब्राह्मण राम मंदिर को लेकर, मैं बीजेपी को लेकर नहीं कह रही हूँ, राम मंदिर को लेकर 2 धड़े में बटे हुए थे। एक धारा है जो खुश है,
और दूसरा तबका जो है उनका कहना है कि शंकराचार्य का इसमें अपमान हुआ है, क्या मोदी जी शंकराचार्य से भी बड़े हो गए। और उनका ये भी कहना है कि उस मंदिर में राम का बाल रूप क्यों दिया गया, वो तो सीता जी से उनकी शादी हो गई थी, उनके 2 बच्चे हो चुके थे, अब बाल रूप दिखाने की क्या ज़रूरत है, आपने सीता के साथ उनको क्यों नहीं स्थापित किया। तो ये सवाल भी है और इसको लेकर लोग बात कर सारे शंकराचार्य ने बैकआउट किया था उस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को, उनको बुलाया नहीं, वो बोले नक्षत्र गड़बड़ है, सही समय नहीं है, तो काफ़ी डिबेट चला था इस पर और उनको वो करते हुए इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का वो किया था। मेरा वो नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि सीता कभी भी नहीं रही इम्पोर्टेंट, खास करके बीजेपी के चैप्टर के। सीता इम्पोर्टेंट क्योंकि वह राम मंदिर का मामला था, बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो राम मंदिर का मामला था, पॉलिटिकल एजेंडा था, उसमें पूजा से मतलब नहीं है, एक इमोशनल मामला था। और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और जिसमें कि लोग सब ये हुए, चार्जशीटेड हुए, उस समय जो कितने लोग मरे भी और काफ़ी वो नेशनल इंटरनेशनल इशू बना, उसमें राम मंदिर का मामला था कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। सीता कहाँ, सीता तो लेटर स्टेज में आई है, ये जब मंदिर बनने लगा, बनने का शुरुआत हुआ तब डिस्कशन उठने लगे, फिर नेचुरली उसके उठने लगे, डिबेट शुरू हो गया, क्योंकि बिहार के लोग भी बोलने लगे, बिहार के लोगों ने काफ़ी बोला कि बिना सीता के राम की कल्पना हो ही नहीं सकती, जैसे बिना रावण के राम की कल्पना हो ही नहीं सकती है। रावण को भी जरूरी है उस ढंग से, जैसे साउथ में हम लोग मनाते हैं, लोग पूजा करते हैं रावण को। तो मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हुआ, उसके बाद ये शुरू हुआ सिलसिला बनारस का और महाकाल का और अभी मथुरा का एजेंडा है, ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है। तो बेसिकली ये है कि श्री राम सबसे बड़े मर्यादा, जैसे आपने कहा कि राजनीति में सबसे बड़े वो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और उस नेता की वाइफ के बिना परिकल्पना हो ही नहीं सकती है। ये अभी बिहार आए, मिथिला में है, सीता की जन्मभूमि है, तो भाई ऑब्वियसली का त्यौहार है, तैयार है कि ये बहुत हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर अगले विधानसभा चुनाव, जो बिहार में अगला विधानसभा का चुनाव मेजर मुद्दा हो जाएगा, बीजेपी सीता का, माता सीता के मंदिर को एक मुद्दा बना के रखे और इसको उठाए कि हम सरकार में आएंगे तो माता सीता का भव्य मंदिर बनाएंगे। हो सकता है जिस तरह से उठाया जा रहा है, और ये हमको लगता है कि ऑलरेडी प्लान बन चुका है, प्रोजेक्ट चल चुका है, नीतीश जी जा चुके हैं वहाँ पर, इनॉग्रेट कर चुके हैं, माने शिलान्यास टाइप का हो चुका है। और इसके जो थे सुनील कुमार पिंटू, जो कि अभी MP हैं, उन्होंने घोषणा की है कि सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे हम सीता के नाम से। तो वहाँ के लोगों में बड़ी खुशी की माहौल था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, दुर्भाग्यवश। टिकट मिलता तो ये बात को कहते और उनको इजाफा होता, लेकिन तब तक वो सीट चला गया उनके पास, नीतीश जी के पास, और ये देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ के कैंडिडेट हो गए, और वहाँ से महागठबंधन के अर्जुन राय हैं जो कि पहले भी ये हुए थे, इसीलिए। जी, हम CM नीतीश कुमार की बात करें तो उनको लेकर इस तरह की अफवाह है, या जो भी कहेंगे, कि वो कुछ नया प्लान कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, नीतीश कुमार के जो भी की गतिविधि होती है, जो सक्रियता होती है, उसको जब भी उसमें थोड़ा भी बदलाव होता है तो लोगों को संदेह होने लगता है कि क्या फिर बाजी पलटने के मूड में हैं या कुछ योजना बना रहे हैं। आप देखिए कि 2 दिन से वो बीमार थे, 3 दिन से बीमार की बात चल रही थी, और वो किसी चुनावी सभा में नहीं जा रहे थे। लेकिन और इवन जब उनके परम मित्र जो सुशील कुमार मोदी जी का देहांत हुआ, तो भी मुझे लगता है कि देहावसान के बाद वो दिखाई, पहली बार वो गए हैं सुशील मोदी के घर अभी, तो उनकी जो ये निष्क्रियता है चुनाव में, और बिल्कुल अजीब से उनकी भूमिका हो गई है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई प्रोग्राम भी कैंसिल हो गए। तो इसीलिए ये चूँकि उनका जब भी उनके कार्यक्रमों में कोई बदलाव होता है, जब भी उनके बात में कोई बदलाव होता है, तो ये अफवाह उड़ने लगती है कि वो मतलब हो सकता है कुछ नया प्लान कर रहे हैं। क्योंकि इसीलिए ये अफवाह उड़ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री कितनी बार अपना पाला बदल चुके हैं कि जब भी वे उनके व्यवहार में या गतिविधियों में कोई अंतर दिखाई पड़ता है तो ये मान लिया जाता है कि ज़रूर कुछ बदलने के चक्कर में है या कुछ योजना बना रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्योंकि अभी चुनाव के समय तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि मुख्यमंत्री पाला वाला बदल ले। अभी जब तक चुनाव और चुनाव परिणाम, हो सकता है चुनाव परिणाम आने के बाद अगर इनके मनोनुकूल बात नहीं हुई तो हो सकता है कि वो कुछ करें और उसकी भूमिका तैयार कर रहे हों। आपको क्या लग रहा है?
इंडिकेशन, हम ये नहीं कहा कि पाला बदलने के बाद, एक इंडिकेट करता है ना, राज्य के सबसे प्रमुख आदमी हैं और नंबर 1 है, चीफ मिनिस्टर है पिछले 18 साल से रहे। टाइमलाइन देखिए आप, टाइमलाइन देखिए कि मोदी के साथ रोड शो में थे शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे उसके बाद से ये खबरें आने लगी। वो असहज थे। अगर आप देखिएगा, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, सारे इंडिया के लोग, बाहर के लोग देख रहे हैं, मीम बना है, उनका चेहरा दिखलाया गया जब वो खड़े हैं वहाँ पर, क्योंकि वो हाई पेडेस्टल पर थे मोदी जी, ये उसके नीचे थे, ऐसे भी छोटे लग रहे थे, जबकि हैं लंबाई में तो लगभग बराबर। लेकिन आप देखिए वो हाई पेडेस्टल पर है मोदी जी, या वो उनके बगल में इधर रविशंकर जी हैं, और आप देखिएगा उसमें असहज महसूस, उसका चेहरा देखिएगा, उनका ब्लैक हो गया था चेहरा। और इसको काफ़ी 2 घंटे का मामला था ना, 1.5 से 2 घंटा हो गया था वो मामला। और वो कभी ऐसे पहली बार जो आदमी 3 महीना पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो, और वही गठबंधन की सबसे पहली मीटिंग पटना में हुई हो, और वही पटना में उस आदमी के साथ जिसके साथ आप लड़ रहे थे, उसके साथ खड़ा है उसी का झंडा लेकर के। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी दूसरे का झंडा शेयर नहीं किया। आपको याद होगा पूर्णिया गए थे नरेंद्र मोदी, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे, संतोष कुशवाहा के लिए, वहाँ भाजपा का नहीं थे, वहाँ उन्होंने झंडा लिया क्या? तीर का झंडा तो नहीं लिया। अगर आप देखिएगा कि गया में गए, नीतीश कुमार नहीं थे वहाँ, याद कीजिए आप, जहाँ जहाँ गए हैं तो मोदी जी तो नहीं लिए, ई ऐसे करके खड़े हैं, बीच में ऐसे कर रहे हैं, उल्टा हुआ, क्योंकि केसरिया वाला नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखला रहे हैं वाइट वाला। आप ये भी देखिएगा, 2 तरह का, एक केसरिया था, एक तरफ ये था, तो असहज महसूस करेंगे, सोच रहे होंगे, अब क्या सोच रहे होंगे हम नहीं जानते हैं। नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री गए गुरुद्वारा के बाद गए हाजीपुर के बाद गए मुजफ्फरपुर, ये टाइमलाइन बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर के बाद गए वो सारण के बाद उनको जाना था बनारस में उसी रात में रोड शो किए। वो रोड शो में जाना जरूरी नहीं था, मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं है, तो यहाँ से वो गए वहाँ रोड शो किया 2 घंटा 3 घंटा किया, इनफैक्ट शाम में पीएम गए। हाँ, उसका नेक्स्ट डे उनको नॉमिनेशन करना था, नॉमिनेशन का दिन था, तो सुबह नहाए गंगा जी में और उसका प्रणाम किया, पूजा किया, उसके देश के सारे चीफ मिनिस्टर आए, माने ऑलमोस्ट जो अवेलेबल थे उस समय वो सब आए, जो एनडीए में शामिल, जो एनडीए घटक बिहार से मांझी गए, चिराग पासवान गए, उपेंद्र कुशवाहा गए, ये 3 को तो चेहरा सब देख रहा था। इनका था जाना, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे उस समय कि मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं। सडनली मुख्यमंत्री नहीं गए, ठीक है, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई, सडनली सारा उनका प्रोग्राम जितना भी रैली था सब कैंसिल हो गया, कट ऑफ हो गया टोटल एकदम, कोई बुलेटिन नहीं, कोई ये नहीं कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, ऐसे ही सडनली तबीयत ठीक नहीं चला। जनरली तबीयत ठीक नहीं होती चले जाते हैं राजगीर, लेकिन राजगीर नहीं गए, वो यहीं पर थे। उसके बाद ना किसी को भेजे, उनके साथ जो लोग थे अगल बगल में, जो विजय चौधरी, संजय झा, इस तरह का, अशोक चौधरी, किसी को भी एक रिप्रेजेंटेटिव जाता कि एक घटक, महत्वपूर्ण घटक है बिहार में, सबसे बड़ा घटक है, उनके सामने मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का कोई ये नहीं है, ये मेजर घटक है, इन्हीं के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण वो कह रहे हैं जो 40 के 40 आएगा। तो ये आदमी को भी नहीं भेजे रिप्रेजेंटेटिव, तो इसका दलील ये दिया जा रहा है कि प्रोटोकॉल है, वहाँ पर नहीं बुलाया गया तो कैसे आता है सिक्योरिटी, ये होता है क्या कहीं? चीफ मिनिस्टर के यहाँ से कोई जाएगा तो वो तो प्रोटोकॉल वहाँ से तुरंत तैयार हो जाता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव भेजा है नीतीश कुमार ने, क्योंकि शुभकामना देने के बहुत ज़रूरी है ना, वो तो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। नॉमिनेशन देखे नहीं, लालू जी का पूरा परिवार गया, मीसा भारती में भी, रोहिणी में भी, पूरा परिवार हम लोग देखे, जो अवेलेबल थे वो सारे लोग गए वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो गए, उसके बाद ऑफ हो गए, पता भी नहीं चला। उनकी वाइफ का पुण्यतिथि था, उसमें नहीं गए, बनारस नहीं गए। उसके बाद एक और था जो अंत्येष्टि में जाना था मोदी जी के, उसमें नहीं गए। आज पीआरडी ने रिलीज किया कि वो गए हैं, उनकी वाइफ से बात कर रहे हैं, उनके फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। सुशील कुमार मोदी के घर पर, नेचुरली सुशील कुमार मोदी की हम बात कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी उस दिन से नहीं गए वो अंत्येष्टि में, लेकिन आज गए और उनके साथ सारे जदयू के ये थे। तो बेसिकली ये एक सस्पिशन छोड़ता है। आप तो पब्लिक फिगर है ना भाई, पब्लिक फिगर अगर बीमार भी पड़ता है, बुखार भी पड़ता है, तो बोलता है। कैसे आंख दिखाने गए थे एम्स, तो कहा कि भाई आंख दिखलाने गए हैं, आंख का ऑपरेशन कराने गए हैं। तो ये चीज़ लोगों को शंका पैदा करता है। ठीक है, अपने नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को भेजा भी नहीं,
कारण बहुत ही हो सकता है, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं 25 तरह से कि क्यों नहीं गए, लेकिन नहीं जाना। खास करके मोदी जी से इनका काफ़ी ज़्यादा था, सुशील मोदी से 40 साल का संबंध था, शुरुआती दौर से लेकर अभी तक सबसे अच्छे गुड बुक में थे। उनको बहुत ये भी हो सकता है सेटबैक, लेकिन सेटबैक में आप गए तो नहीं, अपनी बीवी में नहीं गए आप, हर साल जाते थे वो। ये भी कहा जाता है सर कि सुशील कुमार मोदी जिस तरह से साइड होते गए बीजेपी में, वो नीतीश कुमार से दोस्ती होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हो सकता है ये भी आपका वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो डेथ कर गए सडनली, उनको कैंसर से डेथ हो गया। उनके साथ थे तो उनको दुख लगा हुआ है, बस सही है, तो दुख में तो और जाता है सोच साथ ना। तो उनका फोटो आज जारी किया, उनका फोटोग्राफ पर वो प्रणाम किए, जो भी है। उन्होंने ही फ़ोन से ही उस दिन कहा कि अंत्येष्टि होगी तो इनकी ये होगी, राजकीय सम्मान के साथ होगी। उन्होंने ही फ़ोन से बात की उनकी वाइफ से, लेकिन गए नहीं। तो सबको आश्चर्य, ये तो आप सस्पिशन छोड़ रहे हैं ना, बेसिकली सस्पिशन है। आप अपनी वाइफ में नहीं गए, सुशील मोदी में नहीं गए, उसके बाद आप बनारस नहीं गए, तो ये इंडिकेशन लोग को आप सोचने के लिए मजबूर कर दिए। अब प्लस आपका पूरा जो 2 घंटे का जो रोड शो था, जो मोदी जी के साथ थे, उसमें भी लोगों ने देखा आपके, उसमें पीएम मोदी से ज़्यादा सबकी निगाहें सीएम नीतीश पर इनके असहज लग रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, असहज लग रहे थे, ना हंस रहे थे, खाली ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे लगाए हुए थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। कहने का मतलब कि कोई भी नेचर जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 20-25 सालों से, तो देखने के चेहरा में फ़र्क है ना। हंसते बोलते, कुछ ऐसे ऐसे करते, वो सब ज़्यादा नहीं कर रहे थे। लगा कि कोई खड़ा कर दिया, उनको खड़ा कर दिया, पकड़ा दिया झंडा, इस टाइप का सिचुएशन था। तो खैर अब आए हैं, कुशल हैं, बढ़िया है। तो ये इंडिकेशन बाकी लोग, तेजस्वी ने तुरंत कह दिया। अब तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी ने कहा कि रहे कहीं भी, चाचा जी तो मेरे साथी हैं, मेरे दिल में है, मेरे ये हैं। कहने का मतलब कि आप कहीं भी चले जाएं, वो मेरे साथी रहेंगे। तो एक बूस्टअप भी मिलता है इलेक्शन में ना। तेजस्वी यादव ने एक बयान ये भी दिया कि उन्होंने मुझे कुछ काम सौंपा है, मैं वो कर रहा हूँ, और इस काम में मुझे नीतीश कुमार भी सहयोग कर रहे हैं। ये चुनाव के समय तो लोग कहते हैं। नहीं, वो आप देखिएगा, एक चीज और भी है, चिराग पासवान का ये रिएक्शन भी आया था कि भ्रम फैला रहे हैं तेजस्वी यादव। जब आपको फिर एक बात याद है, जब से गठबंधन हटा है नीतीश के साथ, तब से ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तेजस्वी यादव नीतीश के प्रति अपने भाषणों में। आप देख लीजिए 50 भाषण उनका, जब भी चाचा जी का नाम आया है, नहीं चाचा जी मेरे बड़े हैं, चाचा जी मेरे फैमिली से हैं, चाचा जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाचा जी कुशल हो जाएं, ये हो जाए, और चाचा जी ऐसे, चाचा जी वैसे, मैंने चाचा जी को फोकस में रखते हैं। और लोग को लगा भी कि इतना ज़्यादा नम्र और इतना रिस्पेक्ट दे रहा है एज पॉलिटिकल ओपोनेंट, जबकि उस एक्सपेक्ट कर रहा था लोग की गाली देंगे, मैंने क्रिटिसाइज करेंगे। वो पूरा तेजस्वी के भाषण को अगर हम ठीक से देखें, पिछले 1 महीना के भाषण को, तो उसने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ नीतीश कुमार को एड्रेस किया है, और कल भी एड्रेस किया है। कहा कि मेरे चाचा जी मेरे साथ ही हैं, दिल कहीं भी चले जाए, दिल मेरे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। तो ये और ज़्यादा हो गया कि तेजस्वी जो है, जो ऐसा बात बोल रहे हैं, कल के ऐसा हुआ था, बीमार थे, आज ऐसा बात बोल रहे हैं, तो लोगों को, क्योंकि ये ऐसे ही छोड़ते हैं। पिछले 2 बार का अगर देखिएगा आप, तो पूरा बनता रहता है 2-3 महीना से, एक दिन जाके बम ब्लास्ट होता है। तो उसने कहा, प्लस उनको ये भी फायदा हो गया तेजस्वी को कि नहीं भाई, तेजस्वी को इतना किए, फिर भी तेजस्वी जो है उनका नाम लेता है, तो उनका वोट का जो भी कुछ मामला इधर भी शिफ्ट किया होगा, इसीलिए। लेकिन पूरी तरह से ये परीक्षा है ये लोकसभा के चुनाव कि नीतीश कुमार जी की इस प्रासंगिकता, उनका संदर्भ और उनके विचार, उनकी लोकप्रियता सभी कुछ कसौटी पर है। बिल्कुल इस बार ये तय होगा कि आने वाले वर्षों में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए कितने प्रासंगिक हैं। ये चुनाव आने वाले वर्षों में नहीं कमलेश जी, आने वाले कुछ महीनों में, रिजल्ट के आने के साथ ही, रिजल्ट के आने के साथ ही उनका लोकप्रियता में तो कमी आई है। ये तो इस चुनाव में पता चलेगा कि जो जितने सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर किस तरह उनकी उन क्षेत्रों में किस तरह के नतीजे आते हैं। उन्हीं नतीजों के आधार पर प्रासंगिकता तो घटी है या बढ़ी है, वो तो खत्म हो ही गई है। साथ का क्रेडिबिलिटी लूज कर गए हैं। ये अभी आप नहीं कह सकते। साख जो होता है ना, ये अभी नहीं कह सकते हैं कि साख खत्म हुई है, प्रासंगिकता साख तो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप जाके लड़कियों के बीच में बात करें, महिलाओं के बीच में बात करें, वो तो वोट का बात कर रहा हूँ मैं। हम क्या कह रहा हूँ, जो उनका पर्सनालिटी था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उसकी मैं तुलना कर रहा हूँ कि जो अभी देख रहा है उसको तो लगेगा जैसे है वैसे ही है। इसी की परीक्षा तो चुनाव में होने वाली है। हम लोग अगर नतीजे सफल हो जाते हैं
तो इतिहास ऐसे भी सफल भी होते हैं ना। इतिहास हमेशा विजेताओं का होता है, विजेताओं का होता है। तो आप ये मत भूलिए, अगर थोड़ा बेटर भी करते हैं तो बीजेपी इनको अब ये नहीं करने वाली। जो मेरा ये आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर इस चुनाव में वो सफल होते हैं तो अपने लिए वो प्रासंगिकता का दौर 5 साल के लिए बढ़ा लेंगे। वो तो है, उसके बाद फिर उनकी वो तो ऑलरेडी है ही, वो तो रहेंगे भी मालिक। और अगर असफल हो जाते हैं तो ये माना जाएगा कि अब बिहार की राजनीति में ये अतीत की चीज हो गए हैं। हाँ, लेकिन एमएलसी तो रहेंगे, उसमें क्या हो रहा है, 30 तक तो रहेंगे ही। वो ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है वो काफ़ी सुर्खियों में ठहरा है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। अभी नतीजे आए नहीं हैं, इस बीच में इस तरह के बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो हैं वो पूरे इंडिया गठबंधन के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और इंडिया गठबंधन को हमेशा असहज करती हैं। वो एक ऐसे समय में जब 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं और लगातार भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि एनडीए को इतनी सीट आएगी, इंडिया को इतनी सीट आएगी, उसमें यह कहना कि अगर सरकार बनेगी तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, इसका मतलब है कि यह तो बहुत असहज करने वाली बात है। दूसरे राज्यों में इसका मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है कि ये जो एकजुटता है वो सिर्फ दिखाई पड़ने वाली बात है। ये सही बात है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन के जो मेजर दल हैं उन्हीं से उनकी लड़ाई, उनसे वो लड़ रही हैं, मैंने उनसे उन्हीं से लड़ाई है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी लड़ाई जैसे सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस के साथ। बेसिकली सीपीएम एंड कांग्रेस, सीपीएम की सरकार थी ना वहाँ 25 साल तक, हाँ। 30 साल तक सीपीएम का तो मेजर था, तो सब सीपीएम, आधा सीपीएम उनके साथ चला गया। 27 साल तक, क्या 27 साल तक? 27, हम उसके डिटेल में नहीं, हम कह रहे हैं कि ज्योति बसु के बाद फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य। मैंने कहने का मतलब ये है कि सीपीएम की सरकार थी और सीपीएम के बहुत सारे काडर टीएमसी में चले गए, मेरा ये कहना है। और टीएमसी, कांग्रेस से तो कोई है ही नहीं, कांग्रेस को बेसिकली इलेक्शन में कोई गठबंधन नहीं की, ठीक है। ये देख रही हैं 4 के बाद मूवमेंट देख रहे हैं कि कहीं बेटर पोजीशन पर आ जाए तो हमको इग्नोर ना कर दे, एक्सक्लूड ना कर दे, क्योंकि इनका भी तो सवाल है कि कितना सीट आता है, इन पर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे ही आप कहते हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे, खत्म, इसका मतलब आप अपने लिए एक विकल्प खुला छोड़ रहे हैं। अगर बीजेपी मजबूत पोजीशन में आती है, और ये हो सकता है जैसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा आज, उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने अपने लिए एक विकल्प इसलिए खुला छोड़ा है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है और अगर पार्लियामेंट हैंग होती है तो वो हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट करें, क्योंकि बाहर से ही सपोर्ट करना है तो कर सकती हैं। और वो उनके कदमों को लेकर आप पहले से कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं कि वो क्या करने वाली हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उन्होंने अपना सबसे चर्चित उम्मीदवार खड़ा कर दिया, यूसुफ पठान को, और यूसुफ पठान ने काफ़ी परेशान कर रखा है अधीर रंजन चौधरी को। तो माने कोई संभव हो सकता है कि मतलब परिणाम पर आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी उस मुकाबले में पीछे रह जाए, क्योंकि यूसुफ पठान की जो लोकप्रियता है क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में, हाँ तो भाई बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, आज के गुजरात के हैं वो भी, दोनों भाई गुजरात के हैं, इरफान और ये दोनों भाई था ना, दोनों भाई क्रिकेट कर, दोनों भाई है। यूसुफ पठान तो फास्ट ये था और विस्फोटक बल्लेबाज है, और उसने हाल तक उसने काफी करामात दिखाया है। दोनों भाई करामात किया है, वहाँ भी कुछ करामात दिखा दे तो अधीर रंजन चौधरी। हमको भी समझ में नहीं आया, औचित्य समझ में नहीं आया ममता बनर्जी का ये कहना 4 स्टेज के चुनाव के बाद कि हम बाहर से समर्थन देंगे। इसका मतलब कि वो फील कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका कोई गठबंधन नहीं है वहाँ, वो अपना अलग लड़ रही हैं, उसी से लड़ रही है जिसके साथ वो गठबंधन की बात कर रही हैं। वो कभी पार्टिसिपेट नहीं की वो ढंग से, आई सब मीटिंग में, गठबंधन का जितना मीटिंग हुआ आगे पीछे उस सब में आई, बाद में सीट छोड़ी नहीं एक भी। कम से कम अरविंद केजरीवाल तो छोड़ा दिल्ली में सीट, पंजाब में भले नहीं दिया लेकिन दिल्ली में तो छोड़ा वो 3 सीट। और दूसरे राज्यों में वो जा रहा है प्रचार के लिए। नहीं दिल्ली में ही प्रचार कर रहे हैं वो, बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं। हाँ। अब ममता बनर्जी तो छोड़ भी नहीं रही है बंगाल, बाहर नहीं निकल रही। वही हम कह रहे हैं कि औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका साफ लगता है कि लेट रियलाइजेशन है। अब क्या करेगी इसका पॉलिटिक्स में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उधर रहेगी कि इधर रहेगी, ओपन किए हुए अपना ऑप्शन को। हाँ, मुझे वही लग रहा है कि वो विकल्प एक खुला रखना चाहती हैं कि अगर इधर बात नहीं बनेगी तो इधर बात बना ली जाएगी। यहाँ भी बनेगी बात तो अच्छा पोजीशन ले लेगी,
ये भी लगती है ना, एक उसका है जुझारू महिला है और हर समय कंट्रोवर्सी में रहती है, ऑलवेज हर समय पे मीम बन गया उनका। और एक बड़ा अच्छा मीम बना है, देखिएगा तो आपको लगेगा कि 2 आदमी का है उसमें बना हुआ, एक में पूरा पहने हुए हैं फुल स्लीव्स, एक में साड़ी का वो है आंचल है। तो वो अभी लेटेस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पर। मैंने एक औरत में एक पुरुष का थोड़ा सा भाग दिखलाया है बिना कुछ देखा हुए, इंडिकेशन वही है। तो ये डीप फेक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, उस पर हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब चल रहे हैं। जब इस तरह का बात कीजिएगा तब चलेगा बात इस तरह का। और काफ़ी ज़्यादा हमको लगता है कि ममता इस मामले में कर रही हैं कि किस तरह हम पावर डायनेमिक से बराबर सेंटर स्टेज पे बने रहें, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 42 सीट हैं। अब कितना टफ लड़ाई चल रही है, टफ लड़ाई इसलिए चल रही है कि उनको एक तरफ भाजपा से लड़ना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अपने ही गठबंधन के सहयोगी साथियों से लड़ना पड़ रहा है। तो कम से कम बिहार में भी लड़ाई टफ है, लेकिन बिहार में गठबंधन को सीधे सिर्फ भाजपा से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ तो गठबंधन के ही साथी आपस में लड़ रहे हैं और फिर उन्हें भाजपा से भी लड़ना पड़ रहा है। और कमलेश जी, वहाँ वोटिंग भी बहुत हो रहा है, 75%। अच्छा, ये परंपरा है वहाँ की, वहाँ वोटिंग होती है ज़्यादा। हाँ, जो भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है ना कि भाई वहाँ लोग आए। कल ही हम आज पेपर में पढ़ रहे थे, बिहार में एक स्टोरी आई है कि चिंतित है यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन। हमको लगता है वहाँ से कुछ आया है कि यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है पिछले 4 फेज में, जबकि लगातार जागरूकता अभियान और ये लोग कंसर्स है कि कैसे बढ़ाया जाए। अभी भी 3 बाकी है, यहाँ 4 में लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं और कंट्री में बहुत नीचे जा रहा है। इतना बड़ा ये है पॉलिटिकल फील्ड है और इतना 40 MP का यहाँ सीट है। पहले तो 54 था, तो 14 हट के 40 हुआ। 40 में भी आप 60% वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कंसर्न्स हो किया। और ये बहुत ही इलेक्शन कमिश्नर की चिंता की बात है कि ये सारे खोखले हो जाते हैं ना। आपका ब्रांड एम्बेसडर, आप जिसको प्रोजेक्ट करते हैं, आप कहीं कहीं लगाते हैं, कहीं ले नहीं जाते हैं किसी आदमी को, बूढ़े लोगों को या सीनियर सिटीजन को या जो दिव्यांग हैं उनको आप नहीं, मैंने ये लग रहा है। जो भी सोशल के लिए बहुत सारे बूथों पे ये सुविधा दी गई है कि जो दिव्यांग जन है, जो बुजुर्ग हैं, अर्बन सेंटर में, प्रीति जी, अर्बन सेंटर में पटना में दिखलाने के लिए भी लाइट उट लगाया रहता है। माइग्रेशन भी लग रही है, माइग्रेशन है, तो आपको हम लोग डिस्कस किए ही थे उस समय। नहीं, बेसिकली ये है कि यहाँ शहर में कुछ अच्छे जगहों पर ऐसा बनाएगा, अरे ये तो बहुत अच्छा बूथ है, पानी की व्यवस्था रहेगी, कुर्सी की व्यवस्था रहेगी, पंखा उंखा चलते रहेगा, तो एक अलग से बनता है। लेकिन बाकी जगह सुदूर एरिया में, मान ली फतुआ के ही गांव में, बख्तियारपुर ही गांव में, मसौरी के ही गांव में अगर इसी व्यवस्था रहेगी तो लोग क्यों नहीं आएंगे। अब इतना धूप है, अभी फिर धूप हो गई है, और ये जो 5वां होगा वो लू में होगा। अभी प्रेडिक्शन आ गया है ना कि 5 दिन तक भयानक लू रहेगा, जिसमें फिर शेखपुरा नंबर 1 पर 43 डिग्री को लेकर ये लोग 43 डिग्री टेम्परेचर है शेखपुरा की बढ़ रहा है। पटना में आप देख लीजिए 8 बजे के बाद कैसा सिचुएशन हो जाता है। इसमें तो लोग कंपेन नहीं होता ठीक से। हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं, कोई रोड पर मिला है क्या? नहीं, सही बात। खोजना पड़ा है, घर में छत पे किए हुआ अंधेरा में बैठा हुआ है। हम लोग भी गए थे अभी सारण में और हाजीपुर के गाँव में, कैसा था क्यों लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, नहीं चल रहा है, बिजली है लेकिन कुछ ये नहीं हो रहा है। इस वजह से भी हमको लगता है जब वो लोग नहीं समझ पा रहे तो कैसे। तो आज की बातचीत को हम ये समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कमेंट का इंतज़ार करते हैं। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शुक्रिया।